क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी के अवसर पर किस देश ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या की गई? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष नेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है 9 जुलाई को, यानी कि आज ही है 9 जुलाई, आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 जुलाई बोले तो नेशनल स्टूडेंट्स डे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रख लो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 2021 में एबीवीपी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है? छात्र हित व राष्ट्र हित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य। और एबीवीपी का आधिकारिक स्लोगन क्या है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, क्या स्लोगन है? ज्ञान, शील, एकता। यह एबीवीपी का आधिकारिक स्लोगन है। तो याद रख लो, यह दोनों फैक्टर, उद्देश्य है छात्र हित व राष्ट्र हित, और आधिकारिक स्लोगन है ज्ञान, शील और एकता। और स्थापना के इतिहास की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1948 में हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई, जब इसका पंजीकरण हुआ। और इसकी स्थापना छात्रों और शिक्षकों के एक ग्रुप ने मिलकर की थी। और 1958 में मुंबई के प्रोफेसर यशवंतराव केलकर ने, किसने? यशवंतराव केलकर को इसका मुख्य संयोजक बनाने के बाद इसकी सक्रियता काफी बढ़ गई, और इसीलिए प्रोफेसर यशवंतराव केलकर को ही वास्तविक संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रोफेसर यशवंतराव केलकर को। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूर्ण हुए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों 1921 में हुई, और 2021 में उन्होंने अपना शताब्दी वर्ष मनाया। और इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है श्रीलंका देश की बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। और यहां साफ तौर पर पता चल जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर श्रीलंका ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो दोनों के बीच के संबंध है, इसका हमें ख्याल आ सकता है। और श्रीलंका की केंद्रीय बैंक ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं और कोलंबो बीजिंग संबंधों की 65वीं सालगिरह के मौके पर 2 सोने और 1 चांदी का सिक्का जारी किया है। इमेज आप देख सकते हैं। और श्रीलंका ने आखिरी बार साल 1998 में देश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर सोने का सिक्का जारी किया था। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने 2012 में जापान के साथ राजनयिक संबंध को 60 साल पूरे होने के मौके पर निकेल चढ़ाया हुआ चांदी का सिक्का जारी किया था। तो अब हमें याद रख लेना चाहिए, 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूर्ण होने के अवसर पर श्रीलंका ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। और उसके बाद 1998 में भी आजादी की 50वीं सालगिरह पर श्रीलंका ने एक सिक्का जारी किया था सोने का।
2012 में जापान देश के साथ राजनयिक संबंध के 60 साल पूरे होने के अवसर पर भी निकेल चढ़ाया एक चांदी का सिक्का श्रीलंका की सरकार ने जारी किया था। और यहां हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो यहां मैप में देखिए दक्षिण का यह है भारत और यहां पर है श्रीलंका, और भारत और श्रीलंका के बीच दूरी महज 31 किलोमीटर की है तमिलनाडु से। और श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरी है कोलंबो जो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे, इमेज में आप देख सकते हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबया राजपक्षे, दोनों भाई। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या के बाद आपात स्थिति की घोषणा की गई? दोस्तों, एक पूरे विश्व में बुरे समाचार हमारे सामने आ रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति की रात 1 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई, और यह राष्ट्रपति का नाम है जोवेनल मोइसे। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? हैती देश के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैती देश। हैती में राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे, और वो सिर्फ 53 वर्ष की आयु के थे। ऐसे जोवेनल मोइसे की रात उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और हमले में पत्नी मार्टिनी मोइसे गंभीर रूप से घायल हुई है। और म्यांमार के बाद फरवरी में एक और देश हैती में तख्ता पलट की साजिश हुई थी। कहां पर? म्यांमार में जिस तरह तख्ता पलट हुआ, इसी तरह हैती देश में भी फरवरी में दोस्तों तख्ता पलट की एक साजिश हुई थी। और यहां के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे ने यह दावा किया था कि उस वक्त पुलिस ने 20 से अधिक ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था। क्या? इसीलिए शायद दोस्तों राष्ट्र के कुछ ऐसे दरिंदों ने राष्ट्रपति की हत्या की है जोवेनल मोइसे ने। दोस्तों, ऐसे जो हत्यारे थे जिन्होंने यह तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तो उनको जेलवास देने का वादा किया था, इसीलिए शायद हत्या हो सकती है। और हिंसा के चलते देश में गरीबी और भूखमरी की समस्या है, यानी कि यह बहुत ही अल्प विकसित देश है। और 2010 में आए भूकंप और 2016 में आए समुद्री तूफान मैथ्यू की वजह से हालात और बिगड़ते हुए देश की 60% आबादी की आमदनी $2 से कम है। क्या? करीब 150 रुपये से भी आमदनी कम है। तो यह याद रख लो कि यहाँ पर 2010 में एक भूकंप आया था और 2016 में एक समुद्री तूफान आया था मैथ्यू। इसके चलते देश की हालत बिगड़ गई थी, और यह बहुत ही गरीब देश है जिसका नाम है हैती। और हैती देश कहां पर है? यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश कौन था? तो हैती। और हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्लाउड जोसेफ हैती के वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की हत्या पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है और आपातकाल की घोषणा कर दी है। और हैती देश की कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। और हैती देश की करेंसी है गौरेदे। तो यह तीनों फैक्ट याद रख लेने चाहिए। चलिए रिवाइज कर ले। हैती देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ, हैती देश की कैपिटल पोर्ट ऑ प्रिंस, और हैती देश की करेंसी है गौरेदे। चौथा क्वेश्चन, विकास कृष्ण का जन्म कहां हुआ है? इमेज आप देख सकते हैं। भारत के बॉक्सर कौन? विकास कृष्ण टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं, और उनके जो ग्लव्स है यहां पर लिखा है रियो 2016, यानी कि 2016 के रियो ओलंपिक में भी विकास कृष्ण ने हिस्सा लिया था, और वो अब टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, एक जाने माने मुक्केबाज। लेकिन जन्मा कहां हुआ है? हरियाणा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 14 दिन ही बाकी रह गए हैं, और आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में मुक्केबाज विकास कृष्ण की बात की गई है। तो चलिए आज एक और ओलंपिक के बारे में हम A to Z इंफॉर्मेशन लेते हैं। विकास कृष्ण का जन्म 10 फरवरी 1992 को कहां पर? हरियाणा के हिसार में होता है।
और विकास एक अनुभवी फाइटर है जिनका 10 साल से अधिक का शानदार बॉक्सिंग करियर है। 2010 के एशियाई खेलों में और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। तो यह याद रख लो, विकास कृष्णन ने 2010 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी विकास कृष्णन ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। और विकास कृष्णन ने 2012 में लंदन में पहली बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और विकास विजेंदर सिंह के बाद देश के दूसरे मुक्केबाज हैं जिन्होंने तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तो हमारी चैनल की ओर से हम विकास कृष्ण को बधाई देते हैं और इस बार हमारे देश के लिए वो गोल्ड जीते, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के हिसार से। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? हरियाणा के राज्यपाल नए बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, वो हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कहां के राज्यपाल बन गए हैं? त्रिपुरा के। तो आपने याद रख लिया, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल और सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल। और कल के करंट अफेयर वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स भी दिखाए थे। आपको कैसे लगे थे? अच्छे लगे थे? वेरी नाइस। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इमेज में आप देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, किस राज्य से भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात शुरू किया गया है? दोस्तों हाल ही में एक GI टैग प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात किया गया है विदेशों में। और जिस राज्य से यह भालिया गेहूं का निर्यात किया गया है वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे यहाँ हम वतन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर यह भालिया क्षेत्र है। वहां पर भालिया गेहूं दोस्तों उगाया जाता है, यानी कि इसकी खेती की जाती है। और हम भी हमारे खुराक में सुबह शाम यह भालिया गेहूं की रोटी ही बनाते हैं। तो हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात शुरू किया गया है? गुजरात से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा गुजरात। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज मतलब कल ही GI का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में कहे तो भौगोलिक संकेतक प्रमाणित यह भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। गुजरात से केन्या और श्रीलंका देश को यह GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। और GI प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। दोस्तों सुबह शाम मैं यह भालिया गेहूं की ही रोटी खाता हूँ। और भालिया फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और बड़ौच जिले शामिल है, जहां पर यह भालिया गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं की किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है। और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में यह भालिया गेहूं की खेती की जाती है। तो दोस्तों याद रखो कि मानसून की सीजन खत्म होने के बाद यह भालिया गेहूं की बुआई की जाती है और तकरीबन पूरे गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में यह भालिया गेहूं की बुआई की जाती है। और गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में GI प्रमाणन प्राप्त हुआ था। तो यह साल भी याद रख लीजिए कि GI टैग भालिया गेहूं को कब मिला? जुलाई 2011 में। और GI प्रमाणीकरण का पंजीकृत प्रोपोराइट आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात है। और वर्ष 2020-21 में भारत से 4034 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात किया गया है। तो पिछले साल वर्ष 2020-21 में भारत से 4034 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात किया गया है। और यहाँ बात करते हैं गुजरात की। तो आप मैप में देखिए, पश्चिम में स्थित है यह गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। और यहाँ पर है कच्छ जिला जो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। और गुजरात अपनी समृद्धि के कारण पश्चिम का गहना भी कहलाता है। गुजरात की वर्तमान कैपिटल का नाम है गांधीनगर। और गांधीनगर की गिनती समूचे एशिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाली राजधानी के रूप में की जाती है, इसीलिए गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है।
और महात्मा मंदिर किस शहर में स्थित है? गांधीनगर में। दांडी कुटीर किस शहर में स्थित है? गांधीनगर में। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजयभाई रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। और हाल ही में 8 राज्यों में नए राज्यपाल आ गए हैं, तो कल ही मैंने आपको बताया था। और इसीलिए मैंने सोचा जब भी राज्यों की बात आए तब हमें राज्यपाल को फिर से एक बार याद कर लेना चाहिए। छठा क्वेश्चन, विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान कहां संपन्न हुआ? पूरे विश्व का यह पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ। कंचन उगुसांदी ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया है। तो महिला का नाम याद रखना है कि यह महिला बाइक ड्राइवर जिसका नाम है कंचन उगुसांदी, उन्होंने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को नई दिल्ली से इस मिशन को रवाना किया था, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। तो हमारे रक्षा मंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई थी 11 जून को, और तब भी मैंने आपको बताया था। और कंचन उगुसांदी उमलिंगा दर्रे को कवर करने वाली पहली महिला सोलो बाइकर, 18 दुर्गम दर्रों से गुजरने वाली पहली महिला और 3187 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली पहली महिला बन गई है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस महिला का नाम क्या है? कंचन उगुसांदी। क्लियर? ओके। 7वां क्वेश्चन, केशव चंद्र दत्त का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हाल ही में केशव चंद्र दत्त का निधन हो गया है। और केशव चंद्र दत्त हमारे जो ओलंपिक में हॉकी इवेंट थी इसमें गोल्ड मेडल दिलाने में भी शामिल थे। यानी कि केशव चंद्र दत्त का संबंध हॉकी खेल से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉकी। भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त आजादी के बाद भारत को 1948 ओलंपिक में मिली ऐतिहासिक जीत का हिस्सा थे, जहां टीम ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में हुए फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। और हमने इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो उनके हिस्सा रह चुके हैं केशव चंद्र दत्त, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। और पाकिस्तान में 29 दिसंबर 1925 में जन्मे दत्त 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जहां टीम नीदरलैंड को फाइनल में 6-1 से हराकर लगातार 5वीं बार ओलंपिक चैंपियन बना था हमारा भारत देश। इसमें भी हिस्सा रह चुके हैं हमारे यह केशव चंद्र दत्त। और केशव चंद्र दत्त ने 1950 में कोलकाता जाने के बाद मोहन बगान क्लब का भी प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। इमेज में आप देख सकते हैं, यह फैक्ट याद रख लीजिए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ओके। 8वां क्वेश्चन, जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने निम्न में से किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने, इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IBM। इमेज में आप देख सकते हैं, जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 53 वर्षीय व्हाइट हर्स्ट के बाहर निकलने से तकनीकी दिग्गज कंपनी IBM के शेयर 4.8% गिरकर $139.83 हो गए, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। और व्हाइट हर्स्ट को पिछले साल IBM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दशकों में यह पहली बार था कि निगम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और अध्यक्ष पद को विभाजित किया था। और IBM के वर्तमान CEO भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति अरविंद कृष्णा है। और IBM का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के अर्मोंक में स्थित है। 9वां क्वेश्चन, थाईलैंड से भारत में नए राजदूत कौन बने? थाईलैंड से भारत देश में नए राजदूत बने हैं एक महिला, जिसका नाम है पट्टारत होंगटोंग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पट्टारत होंगटोंग। इमेज में आप देख सकते हैं। तो भारत में नए राजदूत बने हैं, विभिन्न देशों से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि थाईलैंड से भारत में नए राजदूत बन गए हैं यह महिला, जिसका नाम है पट्टारत होंगटोंग। तो इसी तरह रोमानिया से भारत में नए राजदूत कौन बने हैं? डेनियेला मारियाना सेजोनोव ताने। और काजाकिस्तान से भारत में नए राजदूत कौन बने हैं? नूरलान जलगास बायेव।
और तुर्की से भारत देश में नए राजदूत बने हैं फिरत सुनल। तो इसी तरह दोस्तों भारत में कल ही नए राजनयिक नियुक्त किए गए, जैसा कि कोलंबिया की राजदूत कौन है, मारियाना पाचेको मोंटेस, वो भारत में नए राजनयिक बन गई है, कोलंबिया की राजदूत है। और अल्बर्टो एंटोनियो गुआनी अमरिला, वो उरुग्वे के राजदूत हमारे भारत देश में नियुक्त किए गए हैं। जमैका के उच्चायुक्त को नियुक्त किए गए हैं जेसन किट्स मैथ्यू हॉल। और आर्मेनिया के नए भारत में राजनयिक कौन बने हैं, योरी बाबा खानियल। क्या, योरी बाबा खानियल। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। दोस्तों उनके सर पर जो टोपी है, इनके जरिए ही हमें पता चल जाता है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया है। और वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यह फैक्ट याद रख लेना है, वीरभद्र सिंह कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार। और इसके अलावा वह 5 बार सांसद भी रह चुके हैं और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। और वीरभद्र सिंह कुल 9 बार वह विधायक चुने गए। कितनी बार, 9 बार विधायक चुने गए। और वर्तमान में सोलन जिले के अर्की से वो विधायक थे और पहली बार उन्हें 1983 में मुख्यमंत्री चुना गया था हिमाचल प्रदेश का। और 1990 तक 2 बार इस पद पर वो रहे। और इसके बाद 1993 से 1998, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 के बीच वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देखें, यह है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में इसीलिए आया था कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से भेजा गया है हरियाणा। यानी कि हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कल ही मैंने आपको विथ ट्रिक्स बताया था। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है शिमला, तो दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नए कौन बन गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए, कौन है, जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं। 11वां क्वेश्चन, विधान परिषद के गठन हेतु किस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेस्ट बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 169। कानून के मुताबिक यह पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्य यानी कि कुल विधानसभा सीटों का 1/3 हिस्सा ही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। तो यह गठन किया जाने वाला है पश्चिम बंगाल में। और वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले तो मैप में देखें कि कहां कहां पर है। दोस्तों यहां प्रस्तावित है, यानी कि पश्चिम बंगाल ने एक प्रस्ताव पारित किया है, राज्यसभा और लोकसभा में भेज दिया गया है। और यहां पर यदि विधान परिषद का गठन होता है तो ऐसे हमारे 7 स्टेट हो जाएंगे। वर्तमान में 6 है। कौन कौन से, तो यह है उत्तर प्रदेश और यह है बिहार। और यहाँ पर 4 राज्य, यह है महाराष्ट्र, यह है कर्नाटक और यह है आंध्र प्रदेश और यह है तेलंगाना। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। यदि वेस्ट बंगाल में विधान परिषद हो जाती है तो राज्य हो जाएंगे 7। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी। हालांकि वर्ष 1969 में वाम दलों की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था।
और पश्चिम बंगाल वास्तव में यह उच्च सदन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया हो ऐसा देश का पहला राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल। और फिर से यहाँ विधान परिषद बनने जा रही है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संसद को विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसका पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से यह पारित भी किया गया है। और यहाँ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो हाल ही में ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री बन गई है? पश्चिम बंगाल के। और ममता बनर्जी किस पार्टी की नेता है? तृणमूल कांग्रेस प्रमुख है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ममता बनर्जी को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ममता बनर्जी को दिलाई। और यहाँ सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, जिसके साथ जुड़ी हुई है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल जिसका नाम है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1998 को। और स्थापना किसने की? मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पार्टी की स्थापना की है। बराबर क्वेश्चन। भारतीय थल सेनाध्यक्ष ने इटली के किस शहर में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है? हमारे वर्तमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में इटली का दौरा किया, वहां एक शहर जिसका नाम है कैसिनो में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैसिनो शहर। और हमारे थल सेना अध्यक्ष देख सकते हैं, नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी हमारे भारत देश के नौजवानों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण से हुआ है? 4 कारण है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि की कठोर शर्तें इसके लिए जिम्मेवार थी। और दुनिया भर में आर्थिक मंदी, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता, यह 4 कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के। और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रतिद्वंद्वी गुट कौन कौन से थे? तो धुरी राष्ट्र जिसमें शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी यह मित्र राष्ट्र में शामिल था। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, श्री अनुराग ठाकुर ने निम्न में से किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला? इमेज में आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। और सूचना और प्रसारण सचिव कौन है? श्री अमित खरे। श्री अमित खरे ने मंत्री महोदय का उनके कक्ष में स्वागत किया। तो दोस्तों यह एक फॉर्मेलिटी होती है कि कोई भी जो सचिव होता है मंत्रालय का, उनके द्वारा मंत्री का दोस्तों स्वागत किया जाता है। और नए कैबिनेट मंत्री कौन कौन बन गए हैं तो हमें याद रख लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के मंत्री है। कौन? अनुराग ठाकुर। तो नारायण राणे, यह एक नया चेहरा सामने आया है। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं, यानी कि MSME मंत्रालय के मंत्री नारायण राणे। और आगे बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, इमेज में आप देख सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इमेज में आप देख सकते हैं, वो नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों जब भी कोई भी महत्वपूर्ण किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ समाचार हमारा सामने आएगा तब भी हम यह मंत्री की बात करेंगे। और यदि हो सके तो एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चौथे बाघ संरक्षण अभयारण्य में बदलने की अनुमति मिल गई है? तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं क्या लिखा है, रामगढ़ में बनेगा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। तो सही ऑप्शन था राजस्थान। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है राजस्थान। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पूजा चौबे, MR किंग्स, कार्टून मास्टर, टीचर हर्षद कलब, अमित प्रजापति, जोगराज्य महेश, अंकिता ए चौधरी और PP परमार। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है राजस्थान का। चंद्रिका किशोरी, पिनल प्रजापति, प्रिंसी प्रजापति तोरल, दान सिंह चौहान, किंजल चावड़ा, कृष्णा पटेल, राधा तावियाड़ और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं मेर पीयूष, कपिल सिला, कंजरिया रश्मिता, कश्यप जोशी, भूमि परमार, मुकुल कुमार सिंह, वाघेला संजय और शहीद खान। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सुर्खियों में रही डबल, मखमली, मिस्री और इटली निम्न में से किसकी प्रमुख किस्में है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए। कल ही मैंने आपको बताया था डबल, मखमली, मिस्री और इटली किस फसल की, किस फल की प्रमुख किस्में है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।